नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच बहुत समय के बाद आया हूँ, इसलिए नमस्कार तो बनता है दोस्तों। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस समय जो कोरोना महामारी फैली हुई है, इस बीच आप लोग भी सुरक्षित होंगे, क्योंकि हमने अपने तो कई मीडिया साथियों को खो दिया है। और जो कोरोना की जो लहर है, इस समय लहर नहीं, वो सुनामी की तरीके से पूरे देश में फैली हुई है। हमारे ही राज्य नहीं, कई राज्य इससे संक्रमित हुए हैं। और जो सिस्टम है बुरी तरीके से लड़ रहा है, मतलब कोरोना को मात देने के लिए, चाहे प्रशासन हो, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, अपने अपने स्तर पर कोशिशें कर रही हैं। ज़्यादा जानकारी बताने की इसलिए ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि कोरोना आज की नई बात नहीं है। सालों से देश इससे जूझ रहा है, साल भर से ऊपर हो गया है। पिछला बार भी जब आया था तो लोगों को समझाइश दी गई थी कि किस तरीके से कोरोना से बचना है। तो इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी कि कोरोना से बचने के क्या क्या उपाय हैं। जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये तो अब लोगों की ज़बान में रट गया है। जान है तो जहान है, ये लाइन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हाल में ही आज ही मैं मीडिया के अखबारों में पढ़ रहा था कि कोरोना का एक नया स्ट्रेन आया है जो आंध्र प्रदेश से उठा है, जिसकी करनूल में पुष्टि हुई है। और जो नया जो वेरिएंट है N440 बोला जा रहा है, ये जो कोरोना का जो पहले जो वायरस था उससे इसकी जो क्षमता है 10 से 15 गुना अधिक बताई जा रही है। 3 से 4 दिन में आदमी संक्रमित हो जा रहा है। और सबसे बड़ी जो मैं मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ा, जो मैं अखबारों में आज सवेरे पढ़ा, उस पर मैंने पढ़ा कि 3 से 4 दिन में ही इसके परिणाम निकल के सामने आ जा रहे हैं। और अच्छे से अच्छा जिसकी इम्यूनिटी पावर है, जो स्वस्थ है, उसको भी अपने चपेटे में ले रहा है। तो काफ़ी ये खतरनाक बात है, खासकर हमारे दंतेवाड़ा ज़िले के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है। आप सभी को पता होगा जो दंतेवाड़ा में रहता है कि दंतेवाड़ा ज़िले का बहुत सारा जो ग्रामीण इलाका है, जहाँ से हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, वो मिर्ची तोड़ने का काम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में करते हैं या बोर गाड़ी के लिए जाते हैं। और ये आज की प्रक्रिया नहीं है, सालों और लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो मज़दूर हैं, जब कोरोना का लॉकडाउन लगा होगा तो वो अपने प्रदेश वापस भी आए होंगे। अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता 1, 2, 4, 5 ऐसे केस यदि आ जाते हैं वहाँ से, तो दंतेवाड़ा की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। इस समय प्रशासन को मेरी तो ये सलाह है कि प्रशासन को चारों जो हमारी जो सीमाएँ हैं उसमें तगड़ी चौकसी बढ़ानी चाहिए और हर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक करें। हालांकि पहले से भी हो रहा है चेक, ये कोई नई बात नहीं है। गिदम में बैरियर लगा है, कुआंकोंडा में बैरियर लगा है, आने जाने वाली गाड़ियों को चेक भी हो रहा है। लेकिन फिर भी और एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में हाई अलर्ट किया गया है, तो बस्तर इलाके में इसलिए हाई अलर्ट किया गया है क्योंकि हम 3-4 राज्यों की सीमाओं से जुड़ते हैं। आंध्र प्रदेश की सीमाओं से बीजापुर का पूरा इलाका जुड़ता है, हमारा दंतेवाड़ा का पूरा इलाका टच होता है, सुकमा का इलाका जुड़ता है। तो इसलिए ये ज़्यादा बड़े खतरे की हमारे लिए बात है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कोरोना से बचाव के लिए इस समय हम प्रशासन को, सरकार को, केंद्र सरकार को, कांग्रेस को, बीजेपी को दोष ना दें। ठीक है, दोष देने का समय नहीं है, ये समय है लड़ाई का, युद्ध के। ये समझ लीजिए कि हम एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं और दुश्मन का नाम है कोरोना, जिसको हमको प्रशासन के साथ, सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके ही उसको हम हरा सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी जो संजीवनी हमारे लिए बनेगी वो है समझदारी। यदि हम समझदारी का पालन करते हैं, यदि हम सारी चीज़ों को एहतियात बरतते हैं और सारी चीज़ों से हम ये सोच लें कि हम ही सरकार है, हम ही प्रशासन है और हमको ही इससे लड़ना है, तो सोच लीजिए कि आप कितनी सावधानियों को बरतेंगे और किन किन सावधानियों से गुजरते हुए इस महामारी से लड़ेंगे। क्योंकि ये एक बड़े दुश्मन की तरीके से है और इस दुश्मन को हराने के लिए हम लोगों का एकजुट होकर के लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसलिए आज मैं आप लोगों के बीच में आया था। जाते जाते मैं अपने उन साथियों को विनम्र श्रद्धांजलि दूंगा, जिन साथियों को मैं पहचानता था, जिनका दर्द मेरे अंदर उठाए, क्योंकि हमने कई अपनों को खो दिया है। और ये मानवीय प्रवृत्ति है, जब कोई अपना जाता है तो तकलीफ़ बहुत बड़ी होती है। जब हमारे पैर पर घाव लगता है तभी हमें दर्द का एहसास होता है। दूसरों के लिए हम संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं। तो मैंने तो अपने भी लोगों को खोया है इसमें। कई हमारे मीडिया के साथी चले गए हैं, मेरे पास के रिश्तेदार भी हैं, मेरी मौसी जी का भी देहांत हो गया था।
तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ये काफ़ी गहरा संकट है। इस संकट से बचने के लिए हमें समझदारी ही दिखानी पड़ेगी और इस समझदारी से ही हम लड़ के इसको हरा सकते हैं। और शासन और प्रशासन को कोसने और दोषने के लिए हमारा जीना और ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम जीवित रहेंगे तब तो हम जीवन पर्यंत यार उनकी कमियां निकालेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पर। और ख़ासकर सुरक्षा बरतिए, घरों में ही रहिए, बिना काम के बेवजह ना निकलिए। और ये बताने की कोशिश मत कीजिए कि ये हल्का वायरस है, क्योंकि इसकी चपेट में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं तो उनको अंतिम जो श्रद्धांजलि होती है ना जीवन की, जीवन में जब कोई मनुष्य पैदा होता है तो उसकी एक इच्छा होती है कि उसका एक नाम हो, पहचान हो, और जब उसकी अंतिम यात्रा हो तो उसमें लोग मतलब उसे श्रद्धांजलि देने पहुँचें और एक यादगार मतलब उसकी मौत भी होनी चाहिए। लेकिन कोरोना ने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने तो कई ट्विटर में देखा, कई लाशों को जेसीबी से भी ले गया गया, खोद के गाड़ दिया गया, परिजनों को देखने मिलता नहीं है, पूरी बॉडी को सील पैक कर दिया जाता है। तो मरना तो है एक दिन सभी को, लेकिन ऐसी मौत नहीं मरना है कि जिसमें अपने भी अंतिम संस्कार में ना पहुंच पाए। थैंक यू।